कस्तूरी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके कुछ सपने थे, जिनमें से एक सपना डीजे बनने का था। वो अपना सपना पूरा करने के लिए कॉलेज की पढ़ाई भी करती और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में अपनी सहेली रंभा से कहती है, देखना रंभा, मुझे डीजे का कोर्स करते हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे वो जगह नहीं मिली है जहाँ मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। अगर तुझे कोई भी फंक्शन का पता चले ना तो मुझे जरूर बताना। अरे यार, तू इतनी चिंता क्यों करती है? जैसे ही कोई ऑफर आता है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। वैसे तू क्या नवरात्रि के फंक्शन में डीजे बजा लेगी? अगर तेरी हाँ है तो मैं बात करूं अपने एक भाई से, जो हर साल ऐसे ही फंक्शन करवाता है, जैसे डांडिया वाला डीजे। अरे वाह, मुझे ऐसे ही फंक्शन में बजाना है जहाँ हजारों लोग हों, मेरी तारीफ की जाए। अगर तू ये काम कर देगी ना तो तेरा मुझ पर एहसान रहेगा। अरे कैसी पागल वाली बात कर रही है? मैं तो तेरी दोस्त हूँ, इतना तो तेरे लिए कर ही सकती हूँ ना। अब इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ये एहसान वाली। अच्छा चल, एहसान का नहीं कहूँगी, लेकिन तेरे अलावा ये बात किसी को नहीं पता, तो ध्यान रहे मेरी पहचान छुपी रहे सबसे, ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तुझे तो पता ही है मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ पता है, इसीलिए एक बार तो तुझे मौका मिलना ही चाहिए ना तेरा टैलेंट दिखाने का। अब चल, बहुत देर से बातें कर रहे हैं, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं हम। दोनों सहेली अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद अपने अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही कस्तूरी अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसे कुछ लोग देखने आए हुए थे। कुछ देर बाद उनके जाते ही कस्तूरी अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपने मुझे एक बार बताना तक जरूरी नहीं समझा कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर बता देती तो क्या हो जाता? मैंने जरूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि तू घर आती ही नहीं। मुझे पता है तुझे शादी नहीं करनी है अभी, लेकिन हमारा भी फर्ज है कुछ। अच्छा, कैसा फर्ज? लड़की की शादी जल्दी कर दो और घर से भगा दो। अब तो मैं बोझ बनने लगी हूँ शायद, इसलिए मेरी शादी करवा रही हो आप? अरे पागल, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके जीते जी उनकी बेटी की शादी हो जाए। अगर हमने ये सपना देख लिया तो क्या गुनाह कर दिया। लेकिन माँ, मुझे और पढ़ना है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, और मेरी भी तो कुछ सपने हैं जिनको मुझे पूरा करना है। शादी के बाद जितने भी सपने होंगे पूरे कर लेना। अरे अच्छा लड़का मिला है, वैसे अच्छे लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं? पहले मुझे ये बता। अरे माँ, अच्छे लड़के के चक्कर में क्या आप मेरी शादी करवा देंगी? हद है, मुझे तो बात ही नहीं करनी इस बारे में। कोई बात नहीं, हद है तो है। अब तेरे चक्कर में हाथ लगे अच्छे लड़के को तो नहीं छोड़ सकते ना। जा जाकर अब अपनी तैयारी कर ले, 2 महीने बाद तेरी सगाई है। क्या मेरी सगाई 2 महीने बाद है? सगाई भी फिक्स कर ली? पर मुझे बस देखने आए थे ये लोग। मेरी राय जाने बिना शादी भी तय कर दोगी क्या? हाँ हाँ, सगाई के 2 हफ्ते बाद तेरी शादी है, क्योंकि लड़के को अब्रॉड जाना है, तो बस इसीलिए तेरी शादी जल्दी करवा रहे हैं। क्या लड़का अब्रॉड का है? वाह, तब तो मैं आराम से अपनी डीजे क्लास जारी कर सकती हूँ। कस्तूरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ ही दिनों में कस्तूरी की शादी भी हो जाती है और गृह प्रवेश होता है। अगली सुबह कस्तूरी की सास उससे कहती है, बहू, आज तेरी शादी की पार्टी रखी है और डीजे भी बुलवाया है। अब इस घर की आखिरी शादी है तो सोचा धूमधाम से करूं, तो वक्त पर तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगी। मेरी शादी में डीजे बजेगा, मजा आएगा। हाँ, समय पर फंक्शन पर आ जाना। पता नहीं फिर हमें अपने पोते पोतियों की शादी देखने को मिलेगी भी या नहीं। यार, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, शायद उनको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे डीजे बनने से। मैं बात करूँ क्या? बहू, बहू, क्यों रे बहू, क्या सोचने लग गई इतनी गहराई से जो मेरी बात कानों तक नहीं पहुंच रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस वो फंक्शन में कैसा मेकअप करूँ वही सोच रही थी, और कुछ नहीं। अरे बहू, तेरा ही फंक्शन है, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं। तू जो भी पहनेगी खूबसूरत ही लगेगी, बहुत खूबसूरत है तू। अच्छा माँ जी, वो अपना डीजे वाला कब आएगा? मुझे ना डीजे की धुन पर नाचना है। क्या तू अब यहाँ डीजे की धुन पे नाचेगी?
पागल हो गई है क्या? गलती से भी ऐसा मत करना, वरना हमारी नाक कट जाएगी पूरी बिरादरी में। जानकी की बात सुनकर कस्तूरी हैरान रह गई। शाम का समय होता है, पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। डीजे भी बज रहा था। दुल्हन की तरह सज सवर कर स्टेज पर बैठी हुई थी कस्तूरी। तभी वहाँ रंभा आती है और उससे कहती है, क्या बात है कस्तूरी, शायद तेरे ससुराल वालों को तेरे सपने के बारे में पता चल गया। तभी तो देख, तुझे जो डीजे पसंद है वही बुलवाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है रंभा, बस ये सब इनका दिखावा है। समाज के आगे दिखावा करना ही पड़ता है ना, तो कर रहे हैं। क्या बात कर रही है, मैं तो तुझे अभी बोलने ही वाली थी। यार कस्तूरी, एक बार तू डीजे बजा दे ताकि मजा आ जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही लग रहा है मामला। मुझे तो लग रहा है शायद ही अब मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। माँ भी ना, मेरी शादी इतनी जल्दी करवाने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, आगे भी बहुत मौके मिलेंगे, तब तू कर लेना। वैसे भी कौन सा तेरा मायका ससुराल से बहुत दूर है, कभी भी बहाना बनाकर डीजे क्लास को ज्वाइन कर सकती है। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रही है, मैं ऐसा ही करूंगी। अभी से मेरे हाथों में खुजली हो रही है डीजे बजाने की। एक बार जाऊं क्या? मुझसे क्या पूछ रही है? अपनी सास से पूछ या अपने पति से, जिनके साथ तुझे उम्र भर रहना है। चल अब अपनी शादी एंजॉय कर, बाकी बात छोड़ दे। दिन गुजरने लगे। एक दिन जानकी के घर शादी का न्योता आता है, जहाँ सास बहू जाती है। डीजे के लाउड म्यूजिक से कस्तूरी खुद को रोक नहीं पाती और डांस करने लगती है। तभी वहाँ जानकी आकर उसे रोकते हुए ले जाती है और कहती है, क्या बात है बहू, तुझे कोई शर्म वगैरह है या नहीं? तेरी शादी को बस कुछ ही महीने हुए और तू यहाँ डीजे पर नाच रही है? ये कोई बात हुई भला? नाक कटवा दी तूने। अच्छा, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया माँ जी। मुझे तो क्लब वगैरह में डीजे बजाना भी बहुत पसंद है। मैंने तो सीख भी रखा है। अब बताइए, क्या आप मुझे डीजे बजाने देंगी? अगर हाँ तो तब हद होगी। मुझे पता नहीं था तू इतनी बदतमीज होगी और तेरे ऐसे बेकार के शौक होंगे। ऐसे शौक का भी क्या फायदा जो कभी किसी काम ना आए। माँ जी, मैंने ये शौक खुद के दम पर देखे हैं। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया मुझे मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। तो इतना गुरूर तो होना ही चाहिए। और ये बदतमीजी नहीं, घमंड है बस। किस बात का घमंड है? यही कि तुझे भोपू बजाने का शौक है इसका? अच्छा कुछ कर लेती, ब्यूटी पार्लर वगैरह तो काम भी आता है। भगवान भला करे तुझ जैसी नालायक बहू से। अच्छा, अब तक सुंदर सुशील थी, लेकिन डांस करते ही नालायक बदतमीज हो गई। वाह माँ जी, अगर यही काम आपका बेटा करता तो क्या आप उसे भी ऐसा कहती? सास बहू के झगड़े के बाद से दोनों अलग अलग रहने लगती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, अरे ओ जानकी चाची, सुन रही हो या नहीं? आपको पता है आपकी बहू तो बहुत फेमस हो गई। देखो देखो, उस दिन का डांस सबके फोन में आ गया। क्या बात कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? आखिर कौन ऐसी छोरी हरकत कर सकता है? अगर मेरे हाथ लग जाए ना, उस इंसान को मार ही डालूंगी। अरे क्यों भला, उसने बहुत अच्छा काम किया है। पता है आपकी बहू बहुत फेमस हो गई, उसके लिए बड़े समारोह को रखा गया है और नाम भी डीजे वाली बहू का डांस प्रोग्राम रखा है। नहीं नहीं, मेरी बहू कहीं भी ठुमका लगाने नहीं जाएगी। हमारे घर में ये सब नहीं होता। हमारी बहुत इज्जत है। अरे चाची, आपकी बहू बहुत फेमस हो गई, वायरल हो गया है उसका डांस। नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, मतलब कहीं भी नहीं जाएगी। ये बातें कस्तूरी का पति सुन लेता है और वो खुद अपनी पत्नी को लेकर उस समारोह में जाता है, जहाँ जाकर वो फिर से डीजे पर डांस करने लगती है। उसे एक डांस शो में भी बुलाया जाता है और वो वहाँ भी अपने डांस से सबका दिल जीत लेती है और तब से कस्तूरी का नाम डीजे वाली बहू का डांस से फेमस हो जाती है। एक बहुत बड़ा फैशन कंपटीशन चल रहा था। एक के बाद एक मॉडल आस्था की डिजाइन किए ड्रेस पहनकर स्टेज पर आ रही थी। तभी शो स्टॉपर के साथ आस्था, जिनकी सिलाई फैक्ट्री इस वक्त टॉप पर चल रही थी, वो स्टेज पर आती है और कहती है, हेलो एवरीवन,
थैंक यू कि आप सभी यहाँ आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मैं इस मुकाम तक भी आ पाऊंगी। दोस्तों, मुझे किसी ने कहा था कि हाथ का हुनर हमेशा इंसान को कामयाबी की राह पर ले जाता है, और मैंने भी उस बात को दिल से अपना लिया और आज यहाँ आप सभी के सामने हूँ। खुद ही इतनी बड़ी फैक्ट्री संभाल रही हूँ। जानना चाहते हो कैसे? आओ सुनाती हूँ। शांतिपुर गांव में रहने वाली आस्था को हमेशा से ही गरीबी की मार झेलनी पड़ी थी। पैदा होते ही उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उसकी चाची गीता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आस्था को हमेशा से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। गीता की आंखों में आस्था हमेशा ही कांच की तरह चुभती रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब आस्था सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है, तभी गीता उसे आवाज देती है। आस्था, कहाँ मर गई? सुनती क्यों नहीं है? अरे बड़ी प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी दे दे। जी चाची, ला रही हूँ। ये लीजिए चाची, मटके का ठंडा पानी। मेरी बात सुन, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने तमीज से पेश आना ताकि तेरा रिश्ता पक्का हो और तू इस घर से रफा दफा हो। जब से पैदा हुई है हमारी छाती पर मूंग दल रही है नासपिटी। अपनी चाची के कठोर वचन सुनकर आस्था को बहुत दुख होता है, पर फिर भी बेचारी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। आस्था के हाथ के सिले कपड़े गांव में सभी लोगों को बहुत पसंद थे। वह जो भी डिजाइन एक बार में देखती है वैसा ही डिजाइन वाला सूट सिल दिया करती थी। ऐसे ही अगले दिन माधव नाम का लड़का अपनी माँ सुनीता के साथ आस्था को देखने आता है। माधव और सुनीता को आस्था पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और सुनीता कहती है, देखो गीता बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप तो बस चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी करो, हम जल्दी अपनी बहू को लेने जाएंगे। जी जी बहन जी, जैसा आप कहें। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी ले जाओ। बेटा आस्था, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमें तुम्हारी चाची से कोई दहेज नहीं चाहिए, पर कोई जरूरी सामान जो तुम्हें अपने मायके से चाहिए हो वो तुम साथ ला सकती हो। जी हाँ, मैं अपने साथ अपनी सिलाई मशीन ले जाना चाहती हूँ। वो मशीन मेरी माँ की है। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो ठीक है। बहन जी, अब चलते हैं, जल्दी शादी में मिलेंगे। आस्था से रिश्ता पक्का कर सुनीता माधव के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद एक अच्छे से शुभ मुहूर्त में आस्था और माधव की शादी हो जाती है। अपने नए घर की जिम्मेदारियों में आस्था इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपनी सिलाई मशीन चलाने का मौका ही नहीं मिलता है। ऐसे ही एक सुबह सुनीता अपने हाथों में एक ब्लाउज लिए आस्था के पास आती है और कहती है, अरे आस्था बहू, ये देख तो, ये मेरा ब्लाउज है। चूहे ने थोड़ा कुतर दिया है बेटा। अगर इसके साथ ब्लाउज का तेरे पास है तो मुझे दे दे, मुझे पड़ोस में कीर्तन में जाना है। हाँ माँ जी, 1 मिनट रुको, मैं अभी देती हूँ, अलमारी में ही रखा हुआ है। इतना कहकर आस्था फटाफट से अपनी अलमारी में से सुनीता को ब्लाउज निकाल कर देती है, जिसे देख सुनीता कहती है, अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर सिला है। किसने सिला? काफी सिलाई लगी होगी इसमें तो। माँ जी, और किसने? आपकी बहू ने सिला है। मुझे बहुत बढ़िया कपड़े सिलना आता है, जैसा कहो वैसा सिल दूंगी। चाची के घर तो आसपास के सभी लोग मेरे हाथ के सिले कपड़े ही पहनते थे, लेकिन यहाँ आकर कभी सिलाई मशीन चलाने का मौका ही नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। हाथ का हुनर हमेशा इंसान को एक नई राह पर ले जाता है, क्योंकि वो हुनर उससे कोई छीन नहीं सकता। हाँ माँ जी, ये आपने सही कहा। अभी आप जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। आस्था की बात सुनकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। एक दिन जब सुनीता और माधव कुलदेवी के दर्शन करके घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनकी कार के साथ एक भयंकर हादसा हो जाता है। इस हादसे में सुनीता की जान चली जाती है और माधव अपाहिज हो जाता है। साथ ही अपनी मां को खो देने का माधव को बहुत बड़ा सदमा भी लग जाता है। अब वह महज जीती जाती लाश के अलावा कुछ नहीं था। माधव के इलाज पर लगातार बहुत पैसा लग रहा था। धीरे धीरे आस्था की आर्थिक हालत और खराब होती गई और एक समय ऐसा आ गया कि आस्था को अपनी माँ की सिलाई मशीन को भी गिरवी रखना पड़ा। अब आस्था एक किराए के कमरे में माधव के साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक शाम आस्था रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो मेरे साथ ये सब हो गया। मेरी माँ जी कितनी अच्छी थी, वो भी चली गई।
मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब उनकी हालत देखो, बात ही नहीं करते हैं। खाने को खाना नहीं जुटा पा रही हूँ, ना कहीं काम मिल रहा है। माँ की सिलाई मशीन भी अब नहीं है जिससे 2 पैसे कमा लूं। करूँ तो क्या करूँ? आस्था अब यह सोच रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला उसे आवाज देते हुए बोलती है। अरे आस्था, सुनती हो क्या? चलो देखो ना, मेरी सिलाई मशीन खराब हो गई है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? हाँ हाँ आती हूँ। हाँ, मुझे मशीन को ठीक करना आता है। लाओ मैं सही कर दूँ। वैसे आज तुम्हें अचानक सिलाई मशीन का क्या काम पड़ गया? अरे तुम्हें पता है, अपने मोहल्ले में एक प्रतियोगिता होने वाली है जहाँ सभी को अपनी सिलाई मशीन लेकर जाना है। जो सबसे बढ़िया डिजाइन कपड़ा सिलकर दिखाएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा, साथ ही सिलाई मशीन भी। अच्छा, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, पर मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है। मेरे पति के इलाज के चलते मुझे मेरी सिलाई मशीन को गिरवी रखना पड़ा। चिंता मत कर, एक मशीन का जुगाड़ मैं कर दूंगी, तू बस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा ले। विमला की बात सुनकर आस्था की खोई हुई उम्मीदें फिर से वापस जल उठती हैं और वह मन ही मन कहती है, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आखिर तूने मुझे एक रास्ता दिखा ही दिया। अब मैं अपने हुनर को अपनी ताकत बनाकर ये प्रतियोगिता जीतकर माधव का इलाज करवाऊंगी और उन्हें वापस से पहले जैसा कर दूंगी। इतना कहकर आस्था फटाफट से विमला की सिलाई मशीन ठीक कर देती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन में विमला उसे एक सिलाई मशीन दे जाती है जो थोड़ी पुरानी हो रखी थी। आस्था उस मशीन को अच्छे से साफ सुथरा करती है और उसे तेल डालकर उसे वापस से बेहतर हालत में ले आती है। कुछ ही दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। आस्था अपनी मशीन के साथ प्रतियोगिता में पहुंच जाती है। तभी प्रतियोगिता आयोजित करने वाला लड़का बोलता है, मेरी प्यारी बहनों और माताओं, अब हम सिलाई की प्रतियोगिता का आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी के सामने एक ड्रेस को टांग दिया जाएगा। आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। आप सभी को उस ड्रेस जैसा सेम टू सेम एक ड्रेस सिलकर देना है। कपड़ा, धागा और बाकी सभी चीजें आपकी सीटों पर पहले से ही मौजूद है। कुछ ही मिनटों में ये प्रतियोगिता का आरंभ हो जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कुछ ही देर बाद सभी के सामने एक सुंदर सी कॉस्ट्यूम को टांग दिया जाता है और सिलाई का समय शुरू कर दिया जाता है। 4 घंटे पूरे होने पर सभी को उनकी सिली हुई ड्रेस को कलेक्ट किया जाता है और जजेस आस्था को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं, जिसके बाद आस्था को 50,000 का इनाम और सिलाई मशीन उपहार स्वरूप दिया जाता है। इनाम के पैसों से आस्था माधव का इलाज फिर से शुरू करवाती है, साथ ही अपनी सिलाई मशीन से कपड़े भी सिलने लगती है। धीरे धीरे आस्था के हाथ से सिले कपड़े लोगों को बहुत पसंद आने लगते हैं और बड़े बड़े बुटीक से आस्था को कपड़े सिलने का ऑर्डर मिलने लगता है। अपनी बढ़ती आमदनी से आस्था एक के बाद एक सिलाई मशीन खरीदकर आसपास की लड़कियों को और औरतों को फ्री में सिलाई करना सिखाती है और अपनी खुद की हुनर नाम की सिलाई की फैक्ट्री खोल लेती है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको जीत हासिल करनी है तो मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हार ही जाती है और आपको कामयाबी मिल ही जाती है। आस्था की बात सुनकर सभी तालियां बजाने लगती हैं और आस्था यूं ही अपने काम को और ऊंचाइयों तक ले जाती है। सुलोचना अपने एक लौते बेटे अक्षय की शादी करके अपनी बहू माधुरी को बड़ी खुशी से अपने घर लाती है, ये सोचकर कि उसकी बहू माधुरी बुढ़ापे में उसकी अच्छी खासी देखभाल करेगी और उसका ख्याल रखेगी। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते माधुरी ने घर में आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक रोज वो किसी काम से अपने बहू बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ वो उन्हें आपस में बातें करता सुनती है। देखिए अक्षय जी, मैंने आपको शादी से पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी के बाद आपकी माँ के साथ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी लाइफ अपने मुताबिक जीनी है, न कि किसी और के कहने पर। और आपकी माँ बहुत ही पुराने ख्यालात की है, मेरी उनके साथ नहीं निभ सकती। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन अभी तो मेरी माँ तुमसे नहीं कह रही है ना, तो तुम्हें क्या परेशानी है? चलने दो, जैसा चल रहा है। तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, जब वो कोई रोका टोकी करेंगी तब देखेंगे। जी नहीं, मैं चाहती हूँ आप कुछ भी करके माँ जी को यहाँ से भेज दीजिए, या तो हम लोग कहीं और रह लेते हैं। बाद में कोई कचकच ना हो सास बहू में, यही अच्छा है। और आस पड़ोस के लोग तमाशा देखे, मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन वो मेरी माँ है,
मैं उन्हें इस घर से जाने को कैसे कह सकता हूँ? तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने कौन सा उन्हें इस घर में आने के लिए मना किया है? मैंने तो बस उनके साथ रहने के लिए मना किया है, क्योंकि मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ और मुझे अकेले ही रहना पसंद है। अब ये तुम देख लो, अपनी माँ के साथ रहना है या मेरे, क्योंकि अगर वो इस घर में रहेंगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। माधुरी की बात सुनकर अक्षय अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। अपनी बहू बेटे की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुलोचना सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में कहती है, अब समझ में आया कि बहू हमेशा गुस्से में क्यों रहती थी, क्यों हमेशा मेरे बेटे से लड़ाई करती रहती थी। अगर मेरे इस घर में रहने से मेरी बहू बेटे में लड़ाई होती है, इससे अच्छा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। वैसे भी जब ये घर संभालने वाली आ ही गई है तो मेरा यहाँ क्या काम। अपने मन में इतना कहकर सुलोचना चुपचाप दरवाजे से ही लौट जाती है और जाकर हॉल में बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसका बेटा अक्षय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर कमरे से नीचे आता है। तभी सुलोचना उसे रोकते हुए कहती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अगर तेरे पास समय हो थोड़ा सा, तो क्या तू थोड़ी देर मेरे पास बैठ सकता है? हाँ माँ, बोलिए ना, क्या बात है? मेरे पास आपकी बात सुनने का टाइम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बोलिए माँ, क्या बात करनी है आपको? बेटा वो गांव से हमारी पड़ोसन गरिमा का फोन आया था कि हमारी गांव की जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, तो मुझे गांव जाना पड़ेगा। तो हो सके तो मेरी टिकट करवा दे थोड़ा। माँ, टिकट करवाने की क्या बात कर रही हैं? मैं खुद आपके साथ चलूंगा। ये लड़ाई झगड़ा करना आपके बस की बात नहीं है। अगर ये मेरे साथ गांव गया तो इसे पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं बेटा, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, और वहाँ गांव के और लोग भी तो हैं, मैं सब संभाल लूंगी। तो बस मेरे जाने की टिकट करवा दे। ठीक है माँ, मैं आपकी जाने और आने की दोनों की टिकट करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं बेटा, तू बस मेरे जाने की टिकट करवा दे, आने की नहीं। मुझे जब वापस आना होगा तो मैं तुझे कॉल करके बता दूंगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? इस घर का क्या होगा? मैं आपकी जाने और आने दोनों की टिकट करवाऊंगा बस। बेटा जिद मत कर। और रही बात घर की, तो अब घर संभालने के लिए मेरी बहू आ तो गई है। मुझे अब इस घर को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, बस मेरी गांव जाने की टिकट करवा दे। इस बात से अनजान अक्षय कि उसकी माँ अब हमेशा के लिए गांव जा रही है, वो उसकी गांव जाने की टिकट करवा देता है। और अगले दिन सुलोचना अपना सामान लेकर अपने गांव के लिए निकल जाती है। ये सब देखकर माधुरी बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन सुलोचना अपने घर वापस नहीं आती और अक्षय के पूछने पर वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। समय बीतता है, तभी एक रोज दरवाजे की डोरबेल बजती है और अक्षय जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने अपनी माँ को खड़ा देखकर बहुत खुश होता है और सुलोचना को गले से लगाकर कहता है, मुझे यकीन था माँ कि आप जरूर आओगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने बेटे का जन्मदिन भूल जाओ। तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर उससे दूर रहूंगी? अब सारी बातें यहीं करेगा या अंदर भी चलेगा? जी माँ, चलिए, वो आपको देखकर सब भूल गया मैं। लगता है तेरे जन्मदिन की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। जी माँ, वो ये सब माधुरी नहीं किया है, उसने रात में एक छोटी सी पार्टी रखी है। वो सब ठीक है, लेकिन पहले तो तेरे जन्मदिन पर पूजा होती है ना? पंडित जी को फोन किया? अक्षय और सुलोचना की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी माधुरी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और कहती है, जी नहीं माँ जी, मैंने अक्षय के जन्मदिन पर पार्टी रखी है, ना कि कोई पूजा। ये सब आपका तरीका था, लेकिन अब आप इस घर में सिर्फ एक मेहमान हैं, तो अपनी राय और अपने तरीके अपने पास ही रखिए और मेहमानों की तरह पार्टी एंजॉय करके चली जाइए। माधुरी की बात सुनकर सुलोचना वहाँ से चली जाती है और माधुरी अपनी पार्टी की तैयारी में लगती है। कुछ देर बाद शाम होती है और सभी मेहमान आने शुरू होते हैं। पार्टी शुरू होती है, सभी लोग हाथों में ड्रिंक लिए पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी सुलोचना वहाँ आती है और अपनी बहू माधुरी को उसकी दोस्त रवीना से बातें करता सुनती है। मेरी सास कह रही थी कि अक्षय जी के जन्मदिन पर पार्टी नहीं पूजा होनी चाहिए, लेकिन मैंने भी साफ साफ बोल दिया कि आप इस घर में मेहमान हैं, मेहमान बनकर ही रहिए। अपने घर में मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। अच्छा किया यार, तूने पहले ही अपनी सास को अपने से अलग कर दिया और उन्हीं के घर में उनको मेहमान बना दिया। खाए पिए रहे और चलती बने। माधुरी और उसकी सहेली की बात सुनकर सुलोचना को दुख होता है और अगले दिन सुबह वो फिर अपने गांव के लिए निकल जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और उसे दादी बनने की खबर मिलती है, जिसे सुनते ही
वो वापस अपने घर आती है और अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देती। तभी एक रोज माधुरी की पड़ोसन कामनी उसके घर आती है और सुलोचना को उसका ख्याल रखते हुए देखकर वो माधुरी से कहती है, बहू, जिसको जो मिलता है ना उसे उसकी कदर नहीं होती है। तूने अपने ही सास को उसके घर में मेहमान बना दिया। जब भी कुछ होता है या उसे अपने बेटे से मिलने का मन करता है तब वो एक मेहमान की तरह आती है और मिलकर चली जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे खुश रहे। लेकिन तूने क्या किया? आंटी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं बोला, वो खुद ही गई हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब उनको मेहमानों की तरह आने का शौक लग रहा है तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ? बहू, तुमने डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्ट तो अपनी सास को उसके घर में ही मेहमान बना दिया ना, अपनी लाइफ जीने के लिए, अपने यार दोस्त के साथ रहने के लिए। लेकिन आज जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मेहमान बनी सास ही तुम्हारे काम आई, न कि तुम्हारे यार दोस्त। कभी तुमने अपनी खुशी को छोड़कर अपने पति और सास के बारे में सोचा है? जैसे तुमने अपने बेटे और उसकी माँ को अलग कर दिया, उसी के घर में मेहमान बना दिया। अगर ऐसे तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ करेगा तब तुम क्या करोगी? आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? जिस घर में मैं अपनी उम्र गुजार रही हूँ, भला मैं उस घर में मेहमान बनकर कैसे रह लूंगी? और मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। तुम्हें सोचकर ही डर लग रहा है, लेकिन तुमने अपनी सास को ये दुख दिया है। सोचो से कैसा लगा, सोचकर देखना एक बार मेरी बातों को। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर और अपनी सास की देखभाल को देखकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। साथ ही उसे दोबारा गांव जाने से रोक लेती है और खुशी खुशी अपनी सास के साथ रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।